सभी को नमस्कार। मैं हूं राम के किसान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे चैनल पर हमें कृषि क्षेत्र के दो दिग्गजों से बात करने का मौका मिला है। ये चर्चा बड़ी लंबी रही है, इसलिए मैं इसे कई भागों में अपलोड करूंगा। ये पहला भाग है। आज इस परिचर्चा में जो दो गेस्ट शामिल हुए हैं, मैं उनका आपको परिचय कराता हूँ। पहले हैं डॉक्टर अरुण जोशी सर, दूसरे हैं श्री साहिल जॉन सर। साहिल जॉन सर एग्रीकल्चर में एमएससी हैं और ये स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। इन्होंने अन्य विषयों में भी ग्रेजुएशन हासिल किया हुआ है। साहिल जॉन सर एक्स बैंकर भी हैं। इन्हें वहाँ पर भी उत्कृष्ट कार्य के लिए बेस्ट मैनेजर के अवार्ड मिला हुआ है। 15 वर्ष पहले इन्होंने बैंकिंग सेक्टर छोड़ दिया था और तब से ये सर विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। इन्होंने गवर्नमेंट और बैंक्स के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर में सपोर्ट किया हुआ है। ये खास बात है कि सर सारे सॉफ्टवेयर अकेले ही बनाते हैं और अकेले सॉफ्टवेयर बनाने का कोई ग्रीन्स अवार्ड अगर हो तो वो सर को ही मिलेगा। सर 8 वर्ष से एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। सर ने एफपीओ के लिए ERP सॉल्यूशन बनाया हुआ है। साहिल जॉन सर के बारे में मैं एक और ख़ास बात आपको बताता हूँ कि शायद देश में वो अकेले ही ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको एग्रीकल्चर, बैंकिंग एंड फाइनेंस और IT क्षेत्र का अनुभव होगा और महारत हासिल होगी। आपने बहुत सारे ITs को एग्रीकल्चर में जाते हुए सुना होगा, लेकिन कोई एग्रीकल्चर वाला IT क्षेत्र में इतना उत्कृष्ट कार्य करे और इतनी महारत हासिल करे, ये आपने बहुत कम देखा होगा। डॉक्टर अरुण जोशी सर का परिचय देना मेरे लिए सूरज को दिए दिखाने वाली बात है, इसलिए मैं साहिल जॉन सर से आग्रह करता हूँ कि वे सर का परिचय दें। आपने मुझसे कहा है कि डॉक्टर अरुण जोशी साहब का इंट्रोडक्शन मैं दूं। मेरा डॉक्टर अरुण जोशी साहब से बहुत पुराना परिचय है। मैं जब फर्स्ट ईयर में एग्रीकल्चर BSc एग्रीकल्चर जब ज्वाइन करने आए थे तो वो इंदौर एग्रीकल्चर कॉलेज में MSc फाइनल में थे। उस साल वो स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी वगैरह भी थे। तो मैं तो बहुत छोटा था उनसे, लेकिन फिर भी ये कहना चाहिए कि मेरा परिचय उनसे तब से है। सर के जहाँ तक बात करूँ तो वो डॉक्टरेट है एग्रोनॉमी में और कई संस्थानों के साथ उन्होंने काम किया है। इफ़को इन सारे संस्थानों में काफ़ी उच्च पद पे थे और गवर्नमेंट के साथ भी काम किया। 2004 में जब TPIP ने सबसे पहला ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का जो शुरुआत किया था, तो उसके जो नेतृत्व डॉक्टर अरुण जोशी साहब ने किया था फार्मर प्रोड्यूसर को। उस समय मेरे ख्याल से क्या है कि 10 या 12 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी उन्होंने बनाए थे, जिसमें से लगभग सभी अभी भी चल रहे हैं और वायबल है, सस्टेनेबल है। सर का उसके अलावा और भी कई स्वयंसेवी संस्थानों के साथ भी साथ रहा। बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थानों को, खासकर जो एग्रीकल्चर एंड रूरल लाइवलीहुड के फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके साथ उनका काफ़ी संबंध रहा है। उनके मार्गदर्शन से ही अधिकतर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज आगे बढ़े हैं। स्वयंसेवी संस्थानों ने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज जो बनाए हैं, तो उसमें बहुत सारी जगह पे तो सर ने ही मार्गदर्शन दिया है। सर के बहुत अलग अलग जगह पे उनका कार्य रहा है। UNDP के साथ भी इन्होंने काम किया है। नमामि गंगे में को भी इन्होंने क्या है कि कुछ समय तक उन्होंने उसे कंसल्टेंट के रूप में उसका लीड किया है उन्होंने प्रोग्राम। अभी वर्तमान में वो पुणे में जानकी देवी बजाज फाउंडेशन जो है, जो बजाज ग्रुप का CSR विंग है, उसका नेतृत्व कर रहे हैं CEO के रूप में। और चूंकि क्या है कि हम लोग पिछले 5-6 साल से हम लोग मिलके काम कर रहे हैं। कई प्रोजेक्ट्स में हम लोगों ने मिलके काम किया था, अभी भी कई प्रोजेक्ट्स में हम लोग मिलके काम कर रहे हैं। तो मेरी इनसे लगातार चर्चा होती रहती है, जो वर्तमान में जो स्थिति है कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का क्या रोल होगा, कैसे होगा, तो इसके ऊपर क्या है कि हम लोग काफ़ी चर्चा करते रहते हैं। तो ये मेरा सर को जहाँ तक मैं जानता हूँ तो एग्रीकल्चर, FPC, रूरल लाइवलीहुड, इस क्षेत्र में उनके जैसा ज्ञानी वर्तमान में बहुत कम लोग हैं। और सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए
राज्य सरकार के लिए बेहतर होगा कि डॉक्टर अरुण जोशी साहब से चर्चा करें, उनके साथ डिस्कस करके उनके एडवाइस वगैरह लें कि वर्तमान परिस्थिति में जो कोरोना संकट आया है, इसमें एग्रीकल्चर और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज को कैसे आगे ले जा सकते, उसके बारे में वो उनके साथ चर्चा करें तो बेहतर होगा। आज इस परिचर्चा में हम लोग उनके साथ थोड़ा बात करेंगे और उनके क्या विचार है कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज क्या है, कैसा है, इसके बारे में हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर का परिचय देने के लिए थैंक यू सर। इस समय सर जो माहौल और परिस्थितियां हैं उसमें सर आपकी राय क्या है? जो कहा कि इस समय जो ये विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का एक दौर आरंभ हुआ है, आप सब जानते हैं कि जिस तरीके का ये कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ है, दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी आज की तारीख में चरमराई हुई है। और भारत की अर्थव्यवस्था तो हमेशा से हम बोलते रहे हैं भले कि कृषि प्रधान देश है और इसके ऊपर, मगर मूल रूप से ये शहरी अर्थव्यवस्था बन के रह गई थी। हमारा जो सेवा क्षेत्र था वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा था, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो आगे बढ़ा था, और ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही थी। और इसीलिए कंट्रीब्यूशन खेती का घटते 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 11-12% तक आ गया था। आज की परिस्थिति में देखें तो आप पाएंगे कि अर्थव्यवस्था, आपने अभी इन दिनों न्यूज में देखा होगा, आज की न्यूज में देखा होगा कि बहुत सारे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए जो आवाजन के श्रमिक हैं, यानी कि जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो बहुत सारे शहरी क्षेत्रों में जमे हुए हैं। मैं आज अभी पूना के चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ में जिला पंचायत की बात कर रहा था, लंबी मेरी चर्चा हुई थी क्योंकि हम कई प्रकार की सहायताएं कर रहे हैं। यहाँ लाठीचार्ज होने की स्थिति बन गई, सूरत के अंदर लाठीचार्ज होने की स्थिति बन गई, और ये सब अनावश्यक गतिविधियां हैं जो कि हमारे विश्वास को कमजोर करेंगे, अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए कमजोर करेंगे। सर इसमें सब लोगों की चिंता ये है कि ये जो देश की अर्थव्यवस्था है उसे पटरी पर कैसे लाएं, और सर सिर्फ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की बात नहीं है, हजारों करोड़ों मजदूर गांव में वापस लौट गए, उनका क्या होगा? क्या किसी क्षेत्र इस समस्या का कोई समाधान सर दे सकता है क्या? जो बगैर किसी रियायत के प्राथमिक उत्पादन की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा सकता है और वो तेजी से अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी में ला सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि नया पैसा, नया पूंजी जो भी पैदा होती है, या तो खनन से पैदा होती है या खेती से पैदा होती है। मैं यहाँ पर खेती की बात कर रहा हूँ, तो खेती से पैदा होने वाली प्राथमिक पूंजी जो है, कैपिटल क्रिएशन, वो यहीं से हो सकता है। और अब हमारे देश को एक नए पूंजी की आवश्यकता पड़ने ही वाली है, इसलिए इस बात को ध्यान रखना चाहिए। और इस मेरा स्पष्ट मत है कि कृषि व्यवस्था को सुधारने के लिए उत्पादन आधारित जो हमारा प्रारूप था, प्रोडक्शन लेड जो मॉडल था, अब तक जो कृषि, हमारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, हमारे विश्वविद्यालय, हमारे कृषि विभाग, हमारे मंत्रालय, हमारे विशेषज्ञ, हमारे कॉर्पोरेट के लोग, हमारे स्वयंसेवी संस्थाओं के बहुत सारे बड़े बड़े संस्थाओं के लोग, ये सबों का मानना था कि लोगों का उत्पादन बढ़ा दो, खेती में प्रति इकाई उत्पादन बढ़ा दो तो शायद समस्या का समाधान होगा। किंतु आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उत्पादन बढ़ाने से नए रोजगार का सृजन नहीं हो सकता, यानी कि अपस्ट्रीम आपको एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का स्कोप नहीं है, तो डाउन स्ट्रीम में ही इसका एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो सकता है। और इसके लिए आपको उत्पादन पश्चात का प्रारूप, पोस्ट प्रोडक्शन का मॉडल, या जिसको मैं बाजार आधारित मॉडल बोलता हूं खेती का, उसके ऊपर ध्यान देना होगा। क्योंकि हमारा खेती पूरी तरीके से विभाजित है, फ्रेगमेंटेड है, इसके अंदर बहुत सारे इसके सब सेक्टर्स है, बहुत सारे उत्पादक हैं, अनेक अनेक तरीके की विविधताएं हैं, और इतनी विविधताओं के बीच में, इन सबके बीच में सामंजस्य बैठाने के लिए हमारे पास में इंटरमीडिएरी इंस्टीट्यूशंस नहीं है, किसानों के कलेक्टिव्स नहीं है, उनके सामूहिक प्रयास नहीं है। और इसलिए इन सामूहिक प्रयासों को दूर करने का सबसे स्पष्ट मेरे पास में आज प्रारूप नजर आता है, जिसका मैंने बहुत बार प्रयोग किया है। और मैं पूरी तरीके से इस बात से निश्चिंत हूं कि ये जो नया प्रारूप है उत्पादक कंपनियों का, यही प्रारूप है जो बाजार से किसान को सीधे जोड़ सकता है, बगैर बीच की कड़ियों को नुकसान पहुंचाए। मैं ये नहीं चाहता हूं कि बीच की कड़ियां, जो हमारे एग्रीगेटर्स हैं, जो हमारे प्रोसेसर्स हैं, जो हमारे डीलर्स हैं, जो हमारे लॉजिस्टिक सपोर्ट सर्विस वाले हैं, जो हमारे ब्रोकर्स हैं, इन सबको आप हटाने से काम नहीं चलने वाला। इनका एक इंक्लूसिव चेन बनाना होगा, और वो करने के लिए सिर्फ ये प्राथमिक उत्पादक संगठन ही इस काम को कर सकते हैं।
तो मुझे लगता है कि मेरा मेरा ये स्पष्ट मत है, और मैंने अभी कुछ प्रयोग किए हैं पिछले विगत 2-3 सप्ताहों में, और उन प्रयोगों से मेरे को साफ नजर आया है कि ऐसा करने से शायद हम बहुत तेजी से कृषि क्षेत्र को उत्पादन की धुरी बना सकते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था की धुरी यानी पाइवॉट, यानी कि उसका केंद्र बिंदु, यानी कि उसका पावर इंजन बना सकते हैं। और तब हम हमारी ये जो हमारे सामने ये आसन्न संकट है अर्थव्यवस्था के ऊपर, ये जो सामने खड़ा हुआ दिख रहा है हमको, ये जो भीषण समस्या नजर आ रही है, जब बहुत सारे लोग बेरोजगार होंगे, जब बहुत सारी अनाचार होगा, जब अर्थव्यवस्था चरमराएगी शहरी क्षेत्रों की, जब काम की कमी होगी, जब बेरोजगारी बढ़ेगी, उस समय सिर्फ और सिर्फ कृषि व्यवस्था ही हमको इससे बाहर निकाल सकती है। तो मैं बहुत स्पष्ट मत का हूँ, इस प्रारूप को निश्चित रूप से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। सर, अभी आपने किसान उत्पादक कंपनी के बारे में कुछ बताया। सर, आप तो किसान उत्पादक कंपनी के क्षेत्र के विश्व पितामह हैं। ये सफल कंपनियां हैं वो आपके ही मार्गदर्शन बनी हुई है, और आज भी हम जिनके मॉडल की चर्चा करते हैं कि ये उत्पादक कंपनी सफल है, वो सब उन्हीं आपके सहयोग से ही बनी हुई है। तो सर, किसान उत्पादक कंपनी के बारे में कुछ बताएं कि इस तरह की संस्थाएं कोरोना संकट काल में किस तरह से सहायता कर। कृषक उत्पादक कंपनियों की शुरुआत तो मेरे ख्याल से हमने इस एक्ट को पास होने के बाद मध्य प्रदेश शासन की एक योजना के अंतर्गत 2004-2005 से शुरू कर दी थी, और आज वर्तमान में जो भी इसकी मार्गदर्शिकाएं हैं, इसको कैसे बनाया जाए, कैसे चलाया जाए, क्या किया जाए, इसके ऊपर जो कुछ भी अब तक सरकार का जो साहित्य है मार्गदर्शिकाओं के रूप में या और उनके सर्कुलर्स के रूप में, चाहे वो नाबार्ड हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें हो, चाहे अन्य विभाग हो, चाहे बहुत सारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, वो सभी ने किसी न किसी प्रकारांतर में उन्हीं गाइडलाइंस को इस्तेमाल किया है। तो ये एक अच्छी शुरुआत थी, और मेरा ये मानना है कि यदि हमको कृषि क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का जिसको बोलते हैं ना पावर इंजन बनाना है, तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता रहा है, पिछले शायद 15-16 सालों से मैं इस बात को हमेशा से मानता हूँ, कहता हूँ कि कृषि क्षेत्र प्राथमिक उत्पादन का क्षेत्र है। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए प्राथमिक उत्पादन का क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण होता है, और वो ही किसी न किसी देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है। अगर आप आंकड़ों को आज भी देखें तो 55% से ज्यादा जनसंख्या आज भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खेती से के ऊपर निर्भर है अपनी आजीविका के लिए। पर दूसरी तरफ जब हम देखते हैं हमारे सकल घरेलू उत्पादन के आंकड़ों को, तो हम पाते हैं कि उसके अंदर 10-11% से ज्यादा कृषि का उसके अंदर भागीदारी नहीं होती है। ये चिंता का विषय होता है। सरकार ने बहुत बार कोशिशें की है, मगर प्रश्न यहाँ पर प्राथमिकता का है। साथियों, ये चर्चा आपको कैसी लगी हमको कमेंट करके बताएं। अगर किसान उत्पादक कंपनी संबंधी कोई जानकारी की आपको आवश्यकता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी समय पर देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसका अगला भाग बहुत जल्दी ही आपके सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद।